जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया का समर्पण सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक के टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग 9 नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था। अब जो है आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलते जाएगा। तो आपका इसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारे जो है आपका बीपीएससी का टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 के आसपास लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इसका एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे आप सभी जो है जो भी आपका 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना दिया गया। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ये हमने जो है एडिटोरिया के टेस्ट नंबर 9 का यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं एडिटोरिया के टेस्ट नंबर 9 को यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखिए, बक्सर एम्पायर इंस्टीट्यूट है, आप उसको सर्च कीजिएगा। आपको यहाँ पे देखिए 20,000 के आसपास मेंबर देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे आप इसको सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप उसको धैर्यपूर्वक देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 70 के रिगार्डिंग, 71st के रिगार्डिंग जो भी आपका मॉक टेस्ट चल रहा है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक ने हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 9 नंबर मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लेकर चलेंगे, और पहले हम लोग हिंदी करेंगे और फिर उसके बाद इंग्लिश करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे रखा है हमारे, एक तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा आपका कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में भी जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ भेजिए, ताकि मैं उसका एक बार फिर से निरीक्षण कर लूँ। हालांकि जो मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ वो कम्प्लीटली आपका एडिटोरिया का जो सीरीज एडिटोरिया का जो आपका जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पहला है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका दे रखा है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे है, यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे भंडारी समिति, यहाँ पे पहला है समिति और आपका विषय है, तो भंडारी समिति का संबंध किससे है, तो आपका यहाँ पे देख सके चिल्लाइया समिति आप जो हो जाएगा टैक्स रिफॉर्म के लिए ये फेमस है। स्वामीनाथन कमेटी है, रंगराजा कमेटी है, तो आपका बहुत सारी कमेटी है। तो भंडारी समिति का संबंध जो है आपका यहाँ पे किससे संबंधित है, आपका ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो यहाँ पे जगह भंडारी समिति का कौन सा हो जाएगा, आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। स्वामीनाथन समिति का हो जाएगा आपको कौन सा, तो आपका जनसंख्या नीति हो जाएगा स्वामीनाथन कमेटी। रंगराजन कमेटी जो आपका, ये आपका भुगतान संतुलन था। और यहाँ पे राजा चिल्लैया समिति जो आपका कर सुधार था, राजा चिल्लैया समिति कर सुधार हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, भंडारी समिति जो आपका किसके लिए संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए था। फिर जो है आपका स्वामीनाथन कमेटी जो आपका आपका जनसंख्या नीति हो जाएगा। भंडारी समिति आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति है। रंगराजन कमेटी जो आपका भुगतान संतुलन, और जो राजा चिल्लैया है आपका कर सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखेंगे पूरा मॉडल, यानी पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना, यानी पूरा मॉडल होता है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये दिया गया था। तो कौन जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा मॉडल किसका है, तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, इसका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको दिया था, ऑप्शन 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी। देखिए, जब भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाएगा, तो जब भी दिया जाएगा, तो आपका VKRV रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी, तो VKRV रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मॉडल पर जो है आपका आय की गणना की थी। ऐसे अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले किसने किया था आय की गणना, तो ये थे आपके कौन थे जी, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है क्या, तो आर्थिक समृद्धि में क्या क्या शामिल करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे जो शामिल करते हैं आपका राष्ट्रीय आय शामिल करते हैं,
फिर आपका सकल घरेलू उत्पाद करते हैं और प्रति व्यक्ति आय करते हैं। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है आपका राष्ट्रीय आय, उसका सकल घरेलू उत्पाद और आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मुद्रा संकुचन क्या होता है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की उपेक्षा की मांग की कम हो जाती है तो इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है, मुद्रा संकुचन क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की उपेक्षा मांग कम हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा कौन सा हो जाएगा? तो जुड़वा घाटा जो होता है आपका, ये आपका राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा कहते हैं। जुड़वा घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। याद रखिए, जुड़वा घाटा जिसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं। तो ट्विन डेफिसिट होता है आपका राजकोषीय घाटा और आपका राजस्व घाटा हो जाएगा, ट्विन डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा यानी एप्रिसिएशन ऑफ मनी होता है, मुद्रा का अधिमूल्यन होता है। याद रखिए, एप्रिसिएशन होता है। तो क्वेश्चन 7 का हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी करना है तो आपका संकुचन मौद्रिक नीति और विस्तारकारी आपका राजकोषीय नीति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे फिलिप्स कप्स क्या बताता है? फिलिप्स कप जो आपका ये क्या बताता है? तो फिलिप्स कप जो है हमारा घटाता है किसका? तो ये आपका मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी बताता है। मुद्रा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बताता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी क्या बताता है आपका? फिलिप कर्स यहाँ पे बताता है। देखिए नेक्स्ट है आपका पूंजी खाते के घटक में क्या शामिल होता है? तो पूंजी खाते के शामिल में क्या कौन कौन से घटक होते हैं? तो आपका होता है आपका ये प्रत्यक्ष निवेश होते हैं, पोर्टफोलियो निवेश होते हैं, विदेशी ऋण होता है और आपका विदेशी सहायता होता है। चारों के चारों होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, पूंजी खाते के घटक में क्या शामिल होते हैं? तो प्रत्यक्ष निवेश होता है, पोर्टफोलियो निवेश होता है, विदेशी ऋण होता है और विदेशी सहायता होती है। चारों आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया था? ये आपका कहाँ से? रसिया से लिया गया था। तो रसिया उस समय क्या था? सोवियत संघ था। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो आपका रसिया से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये आपका कहाँ से? रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से क्या माइनस करते हैं और उसमें प्लस करते हैं आपका विदेश से प्राप्त निवल आय, खाली स्थान भरना है यहाँ पे। तो ये हम करते हैं कौन सा? तो आपका मूल्य ह्रास करते हैं, जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस करते हैं। तो याद रखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें से हम मूल्य ह्रास करते हैं और प्लस विदेश से प्राप्त निवल आय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैच करना है यहाँ पे, तो सिंपल है, बताता हूँ। 12 का यहाँ पे 12 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। रामचंद्र दत्त, तो आपका इन्होंने इकोनॉमिक था आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रामचंद्र दत्त। और यहाँ पे बॉडेन पावेल जो आपका द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपका द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा? बॉडेन पावेल के द्वारा है। रमेश चंद्र दत्त जो आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 2 1। नेक्स्ट है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। नेक्स्ट है 30 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन सा जो है चीज़ आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा आपका। कौन कौन सा ये? 2 और 3। तो यहाँ पे इस कौन सा सत्य पूछा है? तो 2 और 3 हो आपका। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जिसका ज़्यादा अच्छा उत्पादन हो सकता है, बाजार जो है आपका उसी वस्तु या सेवाओं को सुलभ कराता है। तीसरा है आपका, इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आइए, भंडारी कमेटी का संबंध किससे था, तो ये आपका हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। स्वामीनाथन कमेटी हो जाएगा आपका पॉपुलेशन के लिए, रंगराजन कमेटी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए था, और राजा चलैया था आपका टैक्स रिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला का चौथा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पूरा मॉडल किसका था। पूरा का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी अर्बन चीज़ों का कहाँ प्रोवाइड करना, रूरल एरिया में प्रोवाइड करना। तो ये दिया था किसने, तो आपका APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। विच इकोनॉमी फर्स्ट कैलकुलेटेड इनकम साइंटिफिकली, यानी साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमी को साइंटिफिक तरीके से जो है इनकम को किसने कैलकुलेट किया था, तो VKR रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करता है। इकोनॉमिक के ग्रोथ में क्या क्या आता है, नेशनल इनकम आता है, ग्रॉस GDP आता है, और आपका पर कैपिटा इनकम आता है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है तो नेशनल इनकम होता है, GDP होता है आपका, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी मॉनेटरी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या यहाँ पे होता है, तब यहाँ पे होता है आपका व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी डिक्रीज, यानी जब किसी सर्विस में आपका जब किसी भी इकोनॉमी में सर्विसेज और गुड्स का डिमांड कम होता है एज कम्पेयर टू सप्लाई, जितना सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो ट्विन डेफिसिट आपका फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्विन डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखिएगा, हमेशा बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन आपका UPSC में क्वेश्चन पूछा है कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट और आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है ट्विन डेफिसिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज अनएम्बिगुअसली हेल्प इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट एज ए रिजल्ट लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी कौन सा यहाँ पे पॉलिसीज होता है जो कि आपका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कराता है, जिससे जो है करेंसी का जो है अप्रिसिएशन होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, तो अप्रिसिएट करता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो हम कौन सा यूज करते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और फिजिकल पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिलिप कर्व्स क्या बताता है, तो फिलिप्स कर्व जो हो जाएगा आपको बताएगा आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को फिलिप्स कर्व बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन एड आएगा और आपका फॉरेन डेप्ट आएगा, चारों का चारों यहाँ पे आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी किस कंट्री से फ्रॉम विच कंट्री वाज द फ्रॉम 5 ईयर प्लान टेकन, तो 5 ईयर प्लान लिया गया कहाँ से, सोवियत यूनियन यानी रसिया से लिया गया। आपका 5 ईयर प्लान कहाँ से आया, रसिया से आया है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होता है, वो आपका GDP होता है एट मार्केट प्राइस पे, उसमें से हम आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और वहाँ पे फिर जो है उसमें जोड़ते हैं आपका NF यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजेंद्र प्रसाद का संबंध कहता है, इंडिया डिवाइडेड आपका राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। रमेश चंद्र जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और बॉडेन पावेल जो आपका ये आपका ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ उन्हीं गुड को प्रोड्यूस करता है जो कि आपका प्रॉफिट फेच करता है और जो डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में डिमांड में है, तो यही आपका हो जाएगा। दूसरा है आपका इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में और क्या होता है, कैपिटल इज चीपर दैन द लेबर, कैपिटल क्या होता है, सस्ता होता है एज कम्पेयर टू लेबर से। देन मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस, और वहाँ पे क्या होता है, जो होता है आपका लेबर इंटेंसिव आपका मेथड यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर है यहाँ पे, भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में क्या शामिल है, तो यहाँ पे जो है आपका केवल 1 और 2 शामिल है। इनमें बिचौलिया के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, अब बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, यानी यहाँ पे लैंड सीलिंग दिया गया था यहाँ पे।
यानी आपका याद रखना है भारत में शुरू किया गया भूमि सुधार पद्धति जो है उसमें उसके उद्देश्य में क्या शामिल था, तब बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, यानी जो मिडिल मैन थे उनको तो खत्म करना, एलिमिनेट करना, और जो वास्तविक कृषक थे उनको भूमि प्रदान करना, और बड़े बड़े भूस्वामियों के लिए जो भूमि का अधिकतम सीमा है उसको आपका निर्धारण करना, यानी लैंड सीलिंग करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर का रहा है यहाँ पे हरित क्रांति के बाद, यानी HIV है, HYV है, HIV नहीं है, HYV है यहाँ पे। 15 नंबर हो जाएगा यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य होगा 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दूसरा देखें, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले को ही मिल पाया था। सही बात है, गेहूं के लिए पहला सबसे सक्सेसफुल हुआ था। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ था। ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा राज्य में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 15 का क्या सही है, 15 का जो सही है आपका ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे, केवल 2 और 3 सही है। और क्या गलत है आपका, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम समृद्ध राज्य तक ही सीमित था। तो यानी एक भी असीमित राज्य में पहुँच गया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 ही सही था। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन हो जाएगा 19 का, ऑप्शन ए दे रखा है। सिर्फ जो है आपका पहला आपका सत्य है। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उसके बीच के बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक नौकरी से दूसरे नौकरी में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में जो आपका बेरोजगारी होगा आपका संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे हैं तो उसके बीच के बेरोजगारी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन केवल एक ही सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। तो भारतीय कृषि में फैली बेरोजगारी का अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो कृषि में आपका संरचनात्मक नहीं होता है, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय शब्द का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय आय होता है आपका क्या, तो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों तथा शुद्ध सब्सिडी को घटाकर। याद रखिए उसमें क्या होता है आपका, राष्ट्रीय आय में होता है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें मूल्यह्रास करेंगे और अप्रत्यक्ष करों तथा शुद्ध सब्सिडी घटा देंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है। तो सबसे उपयुक्त माप होता है आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा यहाँ पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है। खाद्यान्न वितरण होता है आपका, खाद्यान्न की खरीद होती है, बफर स्टॉक भी होता है यहाँ पे, तो सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। 23 नंबर का देखिए यहाँ पे 23 का ऑप्शन जो है बी दे रखा है। 23 का ऑप्शन बी दे रखा है, ए का 1 दे रखा है, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। ए का बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, इसका जगह आपका यहाँ पे जागीरदारी प्रथा हो जाएगा, व्यवस्था। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या है, जागीरदारी व्यवस्था है। बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राजस्व पट्टेदार तथा या तहसीलदारों को आवंटन भूमि क्या कहलाता है, तो ये आपका जमींदारी कहलाता है। ठीक है, तीसरा है प्रत्येक किसान को भूमि की गई जिसमें उसे उस पट्टे पर देने, बंधक रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बेचने का अधिकार था। तो सी का क्या हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था सी में। और चौथा जो था आपका डी का आपका 3 हो जाएगा आपका कि ग्राम स्तर पर एकीकृत भू राजस्व क्या हो जाएगा आपका महलवाड़ी सिस्टम था। फिर से देख लीजिए, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि आपका जागीरदारी कहलाती थी। राजस्व या पट्टेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या है आपका जमींदारी कहलाता था।
प्रत्येक किसान को भूमि की गई जिसमें उसे उस पट्टे पर देने, यानी किसान यहाँ पे क्या दे रहा है, आपका कर दे रहा है। किसान जो है आपका कर देगा, चाहे आपका ये जो है किसान किससे संबंधित कौन था, आपका रैयतवाड़ी था। और ग्राम स्तर पर एकीकृत भू राजस्व क्या है, ग्राम स्तर पर क्या था, आपका महलवाड़ी सिस्टम था, याद रखना है इसमें। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा आपका किसका था, कॉर्नवालिस का था। महलवाड़ी व्यवस्था आपका हो जाएगा आपका किसमें, बेंटी के टाइम में आया था। और ये जो है आपका कौन सा, हॉर्ट मैकेंजी ने लाया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपका साउथ इंडिया में गया था, मुनरो और रीड ने किया था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। तो कहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में देखा गया था, तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखा गया था। याद रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान में कृषि में आपका नकारात्मक वृद्धि देखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया इंक्लूड, यानी जो है लैंड रिफॉर्म, अब आप रिवीजन कीजिए कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, वो क्या ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे तो मिडिल मैन को क्या करना था, हटाना था, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एंड मेकिंग द रियल फार्मर ऑनर ऑफ द लैंड, यानी जो रियल फार्मर है उनको ऑनर बनाना और मिडिल मैन को हटा देना। और वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है आपका बिग लैंड ऑनर्स को मैक्सिमम लिमिट को आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना, फिक्स करना, यानी सील करना यहाँ पे। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है कि यहाँ पे पहले फेज में क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आपका पहले फेज में द बेनिफिट ऑफ HYB सीड है अवेलेबल ओनली टू द वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी जहाँ जहाँ वीट प्रोड्यूस होता था वहाँ पे वीट में ही आपको क्या है मैक्सिमम जो है सक्सेस देखने को मिला था। तीसरा है यहाँ पे इन दी सेकेंड फेज में क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका है जिसका HYB टेक्नोलॉजी है, सीड्स स्प्रेड टू मेनी स्टेट एंड मेनी क्रॉप्स बेनिफिट, बहुत सारे क्रॉप बेनिफिट हुए थे। पहले पार्ट में सिर्फ वीट प्रॉफिट हुआ था और दूसरे पार्ट में बहुत सारे प्रॉफिट हुए थे। तो ऑनली 2 और 3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्सिस्टेंस, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का। तो ये है आपको 16 का, टू सप्लाई गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन ए प्लेस ऑफ इम्पोर्ट, यानी गुड्स को सप्लाई करना कहाँ पे, डोमेस्टिक मार्केट में बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है आपका डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करना है इन प्लेस ऑफ इंपोर्ट, यानी कुछ जो सामान हम इंपोर्ट किए उसके जगह पे हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देना किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जो हम लोग डोमेस्टिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड के बारे में 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। सत्रह नंबर ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो नाबार्ड को क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे यहाँ पे, हाँ यहाँ से हम लोग डायरेक्ट उधर चले गए थे। 16 नंबर देखेंगे हम, हाँ तो 14 नंबर जो है आपके यहाँ पे 14 के बाद हम लोगों ने 15 देखा था, 16 नहीं देखा था। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या था, आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया नीचे। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की 1982 में किया गया था। याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया था। कौन सी कमेटी थी, शिव रमन कमेटी थी, याद रखिएगा। तो शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, दूसरा है यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। सही बात है आपका कि संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए इसके लिए आपका एक शीर्ष संस्थान है आपका, कौन सा, नाबार्ड हो जाएगा। यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है। यह आपका किसका उदाहरण है, सामाजिक बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंकों की संस्थागत रचना में कौन सा सम्मिलित आता है। तो कौन सा सम्मिलित यहाँ पे होता है, तो ये होते हैं आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, आरआरबी यानी सहकारी बैंक होंगे, व्यावसायिक बैंक होंगे, अब भूमि विकास बैंक हो जाएगा। चारों का चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में कौन शामिल होते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक,
आरआरबी, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक हो जाएगा। चारों का चारों यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में था कि नाबार्ड क्या है आपका इस्टेब्लिश इन 1982, सही बात है, शिवरमन कमेटी। एपेक्स इंस्टीट्यूट है किसके लिए, आपका रूरल फाइनेंस के लिए, रूरल फाइनेंसिंग के लिए आपका एपेक्स इंस्टीट्यूट है, यानी आपका इस शीर्ष संस्था है। और ये एग्जाम्पल है आपका सोशल बैंकिंग का। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए रूरल बैंक। रूरल बैंक के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये आता है आपका रीजनल रूरल बैंक आएगा, कोऑपरेटिव बैंक आएगा जो कि आपका रीजनल रूरल बैंक कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो जाएगा और आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। चारों का चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांजिशन जॉब के ट्रांजिशन में द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हिंदी में थोड़ा सा हमको लगता है कि गलत दे रखा है, पढ़ते के साथ ही गलत था। फ्रिक्शनल घर्षणात्मक हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ये देख लीजिएगा एक बार आप इसको, क्योंकि इंग्लिश में आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि इंग्लिश में जो आपका अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांजिशन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो हमारा कौन सा एम्प्लॉयमेंट होता है, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन के फेज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, घर्षणात्मक होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट वैसा ही अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मान लीजिए कि आज कोई लोग पहले बैंक के काम करते थे, बैंकिंग में आपका जोड़ घटाव के, लेकिन अचानक से बैंकिंग में कंप्यूटर आ गया, तो यहाँ पे वो क्या हो गया आपका, उसके वजह से जो हाथ से काम करते थे, कॉपी पे काम करते थे, उनका छुट्टी हो गया, तो वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी किसी चीज़ के आने से, मशीन के आने से उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इस तरीके से। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये वाला आपका दूसरा हो जाएगा। एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल बेरोजगारी है, ये आपका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल होता है, ये आपका गलत दे रखा है, यहाँ पे घर्षणात्मक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द टर्म नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है 20 का, तो नेशनल इनकम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट सब्सिडी को जोड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीएनपी का आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का आप यहाँ पे नेशनल इनकम जो हो जाएगा, आप इसका नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट सब्सिडी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है आपका, ये आपका पर कैपिटा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा, पर कैपिटा प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। फूड मैनेजमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता आपका यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन तो होता है, आपका मैनेज करेगा, प्रोक्योर भी करेगा और आपका बफर स्टॉक भी बनाएगा, तो आपका तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के लेवल पे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आपको वहाँ पे बफर स्टॉक करने का इजाज़त नहीं मिलता है आपको। अगर इंडिविजुअल लेवल गवर्नमेंट कर सकता है बफर स्टॉक, जैसे आपका FCI हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये आपका बफर स्टॉक रखता है आपको फूड ग्रेन का, लेकिन आप इंडिविजुअली आप बफर स्टॉक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंड अलॉटेड टू द फ्यूडल लॉर्ड। वो लैंड जो आपका फ्यूडल लॉर्ड को अलॉट किया गया उसको हम जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं। अगर तहसीलदार को रेवेन्यू टेनेंट और तहसीलदार को किया है तो उसको जमींदारी सिस्टम कहते हैं। अगर फार्मर को किया गया है, पीजन को किया गया है, तो आपका पीजन का संबंध किससे, रैयतवाड़ी से हो जाएगा। और जो आपका लैंड रेवेन्यू विलेज लेवल पे क्या था, आपका महलवाड़ी सिस्टम था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर शोड द निगेटिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर ने किस टाइम जो है निगेटिव ग्रोथ शो किया था, तो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो था आपका निगेटिव ग्रोथ शो किया था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 समझ देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 25 का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 125 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 25 का, जो ब्याज दर RBI अपने लंबी अवधि के लिए, ये आपका असत्य है,
असत्य कथन है, दोनों ही आपका असत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो आपका बैंक रेट है, बैंक दर, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दोनों को स्वैप कर दिया है, तो यहाँ पे दोनों ही आपका गलत हो गया है। तो याद रखिए, रेपो रेट जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो आपका बैंक रेट है आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 का यहाँ पे सत्य कथन बताना है, सत्य कथन। तो 26 का जो आंसर है हमारा, 26 का बी दे रखा है, केवल 2 दे रखा है। तो आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाले बैंक क्रमशः कितने होते हैं? भारत सरकार 50 लगाता है, जो राज्य सरकार है 15 लगाता है, 15%, और जो आपका जो बैंक है वो आपका 35% लगाएगा। तो यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 27 नंबर, 27 का आंसर क्या है हमारा? 27 का आंसर डी है, आपका असत्य कथन, यानी दोनों आपका सत्य है, दोनों ही आपका यहाँ पे सही है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात से संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। तो पहला सही हो गया। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार प्रचालन का संबंध है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से संबंधित है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्टेट, इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो आपका खुले बाजार की क्रिया नहीं आती है, ओपन मार्केट नहीं आता है। तो याद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका खुले बाजार की क्रियाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो 29 का जो आपका, दोनों ही आपका सत्य कथन है कि प्रभावी राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और इस घाटे में केंद्र सरकार के व्यय भी शामिल है जो वह राज्य सरकार के अनुदान के रूप में देता है, जिसे विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। तो 1 और 2 इसका दोनों ही आपका स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मैच करना है, मैच कीजिए यहाँ पे 30 का यहाँ पे ए हो जाएगा। 30 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला का आर हो जाएगा। जो राजकीय कोषीय घाटा क्या होता है आपका? राजकोषीय घाटा होता है आपका ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होता है आपका राजकोषीय घाटा हो गया। बजटीय घाटा क्या हो जाएगा? 2 का पी हो जाएगा। बजटीय घाटा हो जाएगा आपके यहाँ पे कि कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता हो जाएगी। अब वही बात करते हैं राजस्व घाटा हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता हो जाएगी। और प्राथमिक घाटा क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक घाटा ऋण दानों और ब्याज अदायगी के घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का क्या आ जाएगा? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 31 देखेंगे, ब्रेटन वुड्स निम्नलिखित में से किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है? याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स में किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है? याद रखिएगा। तो इसको कौन सा कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आईएमएफ को कहते हैं और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं, इसको जुड़वा कहते हैं। ब्रेटन वुड्स में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं, याद रखिएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है कौन सा यहाँ पे सत्य है। तो सत्य आपका 1, 2, 3, 4 इस चारों सत्य है। आरबीआई केंद्र सरकार का बैंकर है, सही बात है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिलों में सरकार की एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सही है। और वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। चारों का चारों स्टेट में आरबीआई के बारे में सही है। नेक्स्ट है 33 नंबर देखेंगे, 33 का यहाँ पे आंसर इसका सी सही है। सी में क्या है आपका? सत्य कथन बताना है। निम्न उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा आपका जब केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होगा, तो उस समय क्या होगा आपका? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा। और तीसरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 25 का? तो दोनों ही आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो आपका रेपो रेट क्या होता है आपका? आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये आपका जो बैंक रेट होता है आपका बैंक रेट वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दोनों को स्वैप कर दिया गया है नाम से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताना है, क्या सही है?
ओनली 2 यहाँ पे सही है। रीजनल रूरल बैंक में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट 15% और आपका जो आपका बैंक होता है वो आपका 35% लगाता है। ओनली 2 स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो कोनो 27 का जगह आपका कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, चाहे दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है कि इंक्रीज इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट में इंक्रीज होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि सेंट्रल बैंक जो आपका कैसा पॉलिसी अपना रहा है, तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक क्या होता है आपका एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है, ये आपका इंडिकेट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता खरीदता है। तो दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कम अंडर द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के क्वालिटेटिव मेथड में नहीं आता है। आपको याद रखना पड़ेगा कौन से क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं और कौन से क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। याद रखिए ओपन मार्केट जो आपका क्वालिटेटिव में नहीं आता है, ये आपका क्वांटिटेटिव में आता है। बाकी मोर एडवाइस हो गया, राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, आपका लिमिट रिक्वायरमेंट हो गया, ये तीनों आपका क्वालिटेटिव मेथड में आता है। तो 28 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का देखिए, 29 का जो है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताना है, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे 29 का। तो 29 का दे रखा है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पहली बार इसको यूज किया गया था 2011-12 के बजट में। कौन सा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कब आया था, ये आपका यूनियन बजट 2011-12 में आया था। और इसमें क्या होता है कि डेफिसिट इज आल्सो इंक्लूड, इस डेफिसिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इट हैज़ वह एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें जो है वह क्या देता है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देता है, वो भी आपका इसके फॉर्म में दिया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ग्रांट भी आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट भी आता है जो स्टेट गवर्नमेंट देता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट कौन से आर्टिकल से देता है, आर्टिकल 275 में देता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट है आपका जो इट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट लेस डेप्ट, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट होता है, वहाँ पे डेप्ट को माइनस हो जाता है। तो ऑप्शन फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, ऑप्शन 1 का आर हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट हो जाएगा क्या, बजट डेफिसिट में आता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू वाला नहीं आएगा, इसमें आएगा एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये आपका ऑप्शन पी हो जाएगा। ऑप्शन पी हो जाएगा आपके यहाँ पे बजट डेफिसिट का। तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट का हो जाएगा, जहाँ पे रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करेंगे, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा आपका, प्राइमरी डेफिसिट ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, प्राइमरी डेफिसिट होता है एक तो फिजिकल डेफिसिट होता है, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, ये भी आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेटन वुड में क्या क्या आता है, ब्रेटन वुड में आपका IMF आता है, IMF आएगा और आपका वर्ल्ड बैंक आएगा। ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, इसका 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है, आरबीआई जो आपका बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। आरबीआई फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा भी सही है। आरबीआई एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट के एजेंट का काम करता है, कहाँ पे, IMF में। और एडमिनिस्टर करता है आपका लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेंडिंग प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करता है। चारों का चारों आपका सही है, आपका आरबीआई के बारे में चारों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, यानी अगर हमको मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। मनी सप्लाई अगर हमको इकोनॉमी में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो है आपका परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना होगा बाय द पब्लिक, फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगा। इसके बाद लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और जो लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये आपका इससे क्या होगा, आपका अगर जो सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट क्या करेगा, लोन लेगा, तो ये आपका मनी सप्लाई को बढ़ाएगा इकोनॉमी में। पहला और तीसरा हो जाएगा हमारा 1 और 3।
अगर यहाँ पे करेंसी को डिपॉजिट करेगा पब्लिक अपने कमर्शियल बैंक में, तो वो मार्केट से मनी निकाल के बैंक में डाल रहा है, तो वो तो मनी को सर्कुलेट नहीं करेगा, मनी को सप्लाई को क्या करेगा, घटा देगा। याद क्या। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी अगर सेल करते हैं पब्लिक को, अगर पब्लिक को सेल करेगा तो पब्लिक पैसा आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को देगा, और सेंट्रल बैंक के पास पैसा आएगा, इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा कम होगा, यानी मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी में कम होगा। तो यहाँ पे चौथा नहीं होगा और आपका दूसरा नहीं होगा। तो पहला तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया। नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 नंबर का जो आंसर दे रखा है, 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी देखा है, यानी पी का 4 है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो आपका 1955 में हुआ था। क्यू का 1 हो जाएगा आपका। आईडीबीआई का जो है 1964 में हुआ था। इसके बाद जो है आपका आर का 2 हो जाएगा। आईएफसीआई जो है आपका 1948 में, और सिडबी की स्थापना 1990 में। सिडबी की स्थापना 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में है सिडबी का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे न तो एक है ना ही सही है। मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा होता है, जबकि उधार लेने वाले को नुकसान होता है। ये आपका गलत है, स्वैप कर दिया है, इसको स्वैप कर दिया है कि उधार देने वाले को नुकसान होता है, जबकि उधार लेने वाले को फायदा होता है। ये आपका गलत कर दिया है, ये इसमें चेंज कर दिया है। यानी मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा नहीं होता है, यहाँ पे नुकसान होता है, जबकि उधार देने वाले को क्या होता है, फायदा होता है। ये यहाँ पे बढ़ती मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देती है। ये भी आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही आपका क्या है, आपका गलत है। नेक्स्ट है 36 नंबर। यहाँ पे है आपका सत्य कथन पूछा है, कौन सा सत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित था। ये आपका सही है कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना संचालित किया गया था। सही बात है, इस टाइम में आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्या था, रोजगार सृजन पर बल था, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 का देखिए यहाँ पे सत्य कथन बताना है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से होती है। सही बात है, 1000 पे हम लोग जन्म दर निकालते हैं, और दूसरा आपका 5 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले की साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षर दर कहलाता है। ये आपका गलत दे रखा है। तो ऑप्शन एक ही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है आपका ऑप्शन एक ही आपका सत्य है। 38 नंबर देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किसमें, तो ये जो संबंधित है आपका कृषि क्षेत्र में है और आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। तब जो आपका प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पे, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में आता है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर है यहाँ पे आयकर के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला, यह एक प्रगतिशील कर है। सही बात है, जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यह आपका डायरेक्ट, देखिए प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टैक्स है, और यह डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ये दोनों ही आपका सही है। ये आपका राज्य सरकार नहीं करता है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर देखिए यहाँ पे 40 का जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, किसी देश के स्थिर मूल्यों पर चालू मूल्यों के जीडीपी का एक औसत होता है। इसका रेशियो होता है 40 का। तो ये पहला तो गलत हो गया, रेशियो होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, का उपयोग मुद्रास्फीति के माप हेतु किया जाता है। सही बात है, जीडीपी डिफ्लेटर हम इन्फ्लेशन मापने में भी करते हैं। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत नहीं होता है, औसत नहीं होता है, आपका रेशियो होता है। याद रखिए, रेशियो होता है। नेक्स्ट है वैसी स्थिति जिसमें वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर कालावधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्यों में वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं। तिरछी मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर कलाविधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तिरछी मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किससे चालू खाते बनते हैं। फिर से देखिए, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन से चालू खाते बनते हैं। किससे चालू खाता बनता है, तो ये बनता है आपका केवल 1 और 3 से बनता है। केवल यानी व्यापार संतुलन से बनेगा चालू खाता, और तीसरा है आपका अदृश्य मंदों का संतुलन, यहाँ पे पहला और तीसरा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन WTO। नेक्स्ट है WTO कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी WTO बॉक्स के बारे में बताना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी आपका इसका सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में देखिए दूसरा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी व्यापार विस्तृत विकृत करने वाली मानी जाती है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन होती है। और दूसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी उत्पादन समिति कार्यक्रमों से जुड़ी होती है और इसके लिए उन्हें कमी की प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त होता है। ब्लू बॉक्स में आपको छूट प्रदान मिलता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये दोनों सही है। नेक्स्ट है NBFC, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। बैंकों से मुख्य भिन्नता क्या होता है, ये किस फॉर्म में बैंक से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, NBFC अपने यहाँ पैसे जमा करने वालों को खातों में पैसे निकालने की अनुमति नहीं देता है। तो क्या है आपका NBFC, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या कहता है, NBFC अपने यहाँ पैसे जमा करने वाले को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए रिवाइज कर लेते हैं। ICICI की स्थापना 1955 में होती है, याद रखिए 1955 में होता है। अगर हमारा IDBI की स्थापना 1964 में होता है। फिर आपका SIDBI की स्थापना 1990 में होता है, और जो आपका IFCI की स्थापना 1948 में होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं। इन्फ्लेशन क्या करता है, बेनिफिट करता है, लेंडर को नहीं करता है। ये आपको जो है आपका बोरोवर है उसको बेनिफिट करता है, और हार्म करता है किसको, लेंडर को। ये आपका गलत है। राइजिंग सप्लाई इन्फ्लेशन इंडिकेट रिलेटिवली लेस सप्लाई एंड लो परचेजिंग पावर एमंग द कंज्यूमर। राइजिंग, अगर इन्फ्लेशन राइज करेगा तो क्या इंडिकेट करता है, लेस सप्लाई, ये यहाँ पे सप्लाई कम है, और एंड लो परचेजिंग पावर एमंग द कंज्यूमर, ये आपका गलत दे रखा है। यहाँ पे तो हाई परचेजिंग पावर, लोगों के पास देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पैसा जो आपका बहुत कम सप्लाई पे जाता है, यानी मार्केट में पैसा भरपूर है, तो परचेजिंग पावर कैसे यहाँ पे लो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हाई परचेजिंग पावर होगा, तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। 36 का बताना है। द सेकंड 5 ईयर प्लान जो आपका किस पे बेसिस पे था, महालनोबिस मॉडल पे था, सही बात है। 8 5 ईयर प्लान जो आपका ऑपरेट हुआ था 1992 से 97 के बीच में, ये भी सही है। और जो मेन इंफोसिस है 8 5 ईयर प्लान का, वो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्थ रेट किस पे मापते हैं, बर्थ रेट जो आपका पर 1000 पे मापेंगे, पर 1000 पे मापेंगे यहाँ पे। और दूसरा है आपका यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, आपका रूरल एरिया में होता है, पहला और दूसरे में होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है 39 नंबर, इनकम टैक्स क्या है आपका, एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स है, और ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या आपका पहला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे एवरेज नहीं होता है, यहाँ पे रेशियो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और जीडीपी डिफ्लेक्टर जो आपका इन्फ्लेशन को भी मेजर करता है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक सिचुएशन जहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी का जो प्राइस है वो ए सिचुएशन इन विच प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, यानी जो कमोडिटीज़ का प्राइस होता है इंक्रीज करता है कंटिन्यूसली ओवर ए कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक कांस्टेंट पीरियड तक वो इंक्रीज करता है, कंट्री टू द कन्वेंशनल बिलीफ इज कॉल्ड, इसको हम अस्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं। पहला हो जाएगा अस्क्यू इन्फ्लेशन, ये आपका डेफिनेशन ही आप इसको रट सकते हैं, हिंदी वाले अपने में रट लेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 42 का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट अकाउंट, इनमें से करेंट अकाउंट कौन कौन सा आएगा? करेंट अकाउंट आएगा आपके यहाँ पे, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा और यहाँ पे बैलेंस ऑफ इनविजिबल आएगा, तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्बर बॉक्स, यानी कह रहा है कि सब्सिडी बॉक्स के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स जो आपका सब्सिडी होते हैं वैसे कंसीडर हाईली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, एम्बर बॉक्स में जो आते हैं वो हाईली ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट, और क्या होता है वो जिससे उनका कमिटमेंट क्या होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है आपका एम्बर बॉक्स वाला, और ब्लू बॉक्स जो है आपका लिंक टू प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, ये आपका प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम है एंड देयर फॉर एग्जाम फ्रॉम द रिडक्शन कमिटमेंट। इसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे यहाँ पे कम करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एनबीएफसी, क्या कहता है? एनबीएफसी जो आपका अपने डिपॉजिटर को अलाउ नहीं करता है कि आपने वहाँ से अपने अकाउंट से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एनबीएफसी और बैंक के बारे में करा है, तो बैंक से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी से आप जमा कर दिए हैं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का सी हो जाएगा। आइए हिंदी में देखते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो राष्ट्रीय आय किसके समान होगा? तो यह हमारा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद का हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो ये हो जाएगा आपका किसके समान होती है? तो ये होती है आपके साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद पे। 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चय के प्रयोग का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था? तो ये कहते हैं साइमन कुजनेट ने किया था। यानी निम्नलिखित में से साइमन कुजनेट ने अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चय के प्रयोग का सूत्रपात किया था। तो कुजनेट का इसका साइमन कुजनेट हो जाएंगे। वेल्थ ऑफ नेशन आपका एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है किस पे? तो ये जो आधारित है किस पे आधारित है? तो आपका न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर पे। इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है, कौन सा इनमें से सत्य हो जाएगा? सत्य हो जाएगा पहला, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। याद रखिएगा, अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुरनार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, और अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। तो याद रखिए दोनों स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उसके संबंध में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपका दोनों ही आपका असत्य कथन है। यहाँ पे बता देता हूँ, लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी वह आय की विषमता उतना ही कम होगा। याद रखिएगा, जितना पूर्ण रहेगा एक रहेगा तो वो क्या होगा उतना ही कम रहेगा। लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के पास रहेगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी, और आय की विषमता को कुजनेट कर वक्र से मापा नहीं जाता, इससे नहीं मापते हैं, लॉरेंज कर्व से मापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, मतलब दोनों ही आपका असत्य है। असत्य पूछ रहा है, दोनों ही आपका असत्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था? तो 2009 में किया गया था। और 2009 में कब करेगा? जाहिर सी बात 2 अक्टूबर और 2 फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा डे है? आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के अवसर पे। ठीक है,
तो 50 का मार्क क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। तो आयात प्रतिस्थापन का संबंध अंतर्मुखी व्यापार नीति से है, सही बात है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, यानी आपका क्लोज सिस्टम था, लगभग था। यहाँ पे दोनों ही स्टेप में क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीडीपी की परिभाषा में कौन घटक शामिल होते हैं। यहाँ पे बताना है जीडीपी में कौन कौन से आएंगे। तो जीडीपी में जो आएंगे यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे 1, 3 और 5 आएगा। तो नियत समय अवधि आएगा, फिर देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन होगा 3 आएगा, और विदेशियों द्वारा देश की सीमा में क्षेत्र में किया गया उत्पादन हो जाएगा। तो विदेशियों द्वारा क्षेत्र की सीमा में देश की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन हो जाएगा। पहला, तीसरा, पाँचवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश, बताइएगा 53 का। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। योजना अवकाश की अवधि क्या थी आपका 1966 से 1969 हो जाएगा। ये आपका प्लान हॉलीडे था, योजना अवकाश। नेक्स्ट है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं करते हैं, तो ये हम निवेश व्यय को नहीं करते हैं। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है, तो निवेश व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो क्या क्या करना होता है, तो आपका अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाना होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 56 का देखिए यहाँ पे 56 का पूछा है क्या असत्य कथन पूछ रहा है। 56 का असत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न तो एक न तो सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय आय का आशय निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से होता है, सही बात है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। असत्य कथन पूछा है, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, दोनों ही आपका सत्य है। नेक्स्ट है 56 नंबर देखेंगे यहाँ पे। ये 57 नंबर है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही यहाँ पे 56 दे दिया है, ठीक है। 57 नंबर देखिए यहाँ पे एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। किसे सक्षम बनाएगा, सही उत्तर चुनना है, बताना है 57 का। तो ये है आपका देश के लोक ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने का, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण क्या होता है, कब बेहतर व्याख्या क्या होता है, तो पूंजी निर्माण में सक्षम किसको बनाएगा, तो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने का हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा, चारों आ जाएगा, इसमें चारों आ जाएगा। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, आइए रिवाइज करते हैं, रिवीजन कीजिए, बताइए कौन सा आंसर क्या था। यहाँ पे नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू, नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा कहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट पे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट टू एसेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, यानी इनमें से कौन था जिसने शुरुआत किया था, इनिशिएट किया था नेशनल इनकम एग्रीगेट टू एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए नेशनल इनकम एग्रीगेट किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, साइमन कुजनेट ने बनाया था। किसने बनाया था, 46 का डी हो जाएगा, साइमन कुजनेट ने बनाया था। नेक्स्ट है इशुएंस सिस्टम, द इशुएंस सिस्टम ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, तो इंडिया का जो करेंसी नोट्स है किस पे बेस्ड है, आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेस्ड है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आपका करेंसी नोट्स इंडिया का बेस्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा 48 का करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, तो ये आपका कंटिन्यूअस प्लानिंग वाज जो कंटिन्यूअस प्लानिंग है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, गुरनार मिडल के द्वारा, उसके बुक में उसका नाम, बुक का नाम था एशियन ड्रामा।
तो एशियन डामा उसका बुक का नाम था। और इसका जो क्रेडिट जाता है आपका इम्प्लीमेंटिंग द कंटिन्यूअस प्लानिंग इन इंडिया गोज टू द जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड DT लकड़ावाला। तो यहाँ पे जो आपका जो है आपका कंटिन्यूअस प्लानिंग कौन दिया था, तो आपका गुरुनाम मिडल दिया था अपने बुक एशियन डामा में, और भारत में इंप्लीमेंट किया था आपका जनता पार्टी गवर्नमेंट और लकड़ावाला गवर्नमेंट, दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 49 नंबर बताना है स्टेट में, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है। 49 में इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे 49 में इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेट में क्या आपका इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है यहाँ पे कि जितना क्लोजर जाएगा लॉरेंज का आपका परफेक्ट इक्वालिटी लाइन पे, तो वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी क्या होगा, ग्रेट नहीं होगा, कम होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है कि दोनों ही आपका गलत है, तो यहाँ पे दोनों 1 और 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेगा को महात्मा गांधी जोड़ा गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है किसके, इनवर्ड ट्रेड जो है पॉलिसी से संबंधित है, यानी जो देश का जो आपका यहाँ पे देश में ही हो जाएगा, यानी आपका क्लोज सिस्टम से संबंधित है, यानी बाहर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रिलेटेड इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी से संबंधित है। और ट्रेड इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो था, पहले 7 5 ईयर प्लान में क्या था यहाँ पे, कैरेक्टराइज बाय इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी। भारत में इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी 7 5 ईयर प्लान तक था, यानी जो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे और जो हमारा जो है LPG रिफॉर्म 8 5 ईयर प्लान में आया था। तो दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे GDP के कौन सा नहीं आता है, वो पूछा कि कौन सा इनमें से आपका GDP में आता है। तो GDP में किसको किसको आएगा, तो आपका तो एक तो आपका फिक्स टाइम पीरियड होगा, वो आपका GDP में आ जाएगा। फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री के बॉर्डर में जो होगा वो भी आएगा। और प्रोडक्शन डन बाय द फॉरेनर जो अब इंडिया में विजिट करेंगे उनके द्वारा भी आपका GDP में शामिल होता है। तो पहला तीसरा पाँचवा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला तीसरा पाँचवा। प्लान हॉलीडे कब से कब आया था, 1966 से 1969 के बीच में प्लान हॉलीडे आया था। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या शामिल नहीं होता है, तो कौन सा शामिल नहीं होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शामिल नहीं करते। बाकी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शामिल होता है, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर होगा और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, बाकी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 55 का देखिए, टू कन्वर्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस टू नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट व्हाट हैज़ बीन डन। यानी हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से लेके हमको अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 हो जाएगा। 56 का देखिए यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये आपका दोनों आपका इनकरेक्ट नहीं है, दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम जो है मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। और नेशनल इनकम जो था कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC महालनोबिस। यानी जो आपका नेशनल इनकम का कमिटी बनाया गया था उसके हेड कौन थे, आपका PC महालनोबिस हेड थे। दोनों ही स्टेट में क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, करेक्ट आंसर बताना है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल जो फॉर्म होगा आपका यहाँ पे नॉलेज भी होगा, स्किल भी होगा, आपका नॉलेज एंड स्किल हो जाएगा। तो इंक्रीज इन नॉलेज होगा, स्किल लेवल होगा और एबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो ओनली 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होता है। तो आवश्यक कारक यहाँ पे क्या क्या है आपका, तो आपका भौतिक पूंजी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, उद्यम हो जाएगा और आपका भूमि हो जाएगा। चारों का चारों हो जाएगा। तो भौतिक पूंजी होगा, श्रम हो जाएगा और भूमि हो जाएगा, चारों का चारों आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन सा इनमें से विशेषता नहीं है, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो जाएगा। ये तो विशेषता है ही। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है,
तो कौन सा नहीं ये पूछा, तो ये तो आपका आता ही है यहाँ पे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। 59 का इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फीचर नहीं है, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये तो है ही जी। मिक्स्ड इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस होता है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। लैक ऑफ कंपटीशन, ये तो नहीं होता है। रोल ऑफ प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट होता है एफर्ट टू प्रमोट सोशल जस्टिस, हाँ यही आपका नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे। तो आपका अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव, या आपका ये जो गलत हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, सरकार द्वारा नियोजन की भूमिका भी होती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है ना। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये इसके लेखक यहाँ पे जेएम कीन्स हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी कौन बनाया गया, आपका जेम्स कीन्स की यहाँ पे पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, तो कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, तो आपका आयात प्रतिस्थापन नीतियों का बढ़ावा देना, ये आपका ये नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, तो आयात प्रतिस्थापन नीतियों का बढ़ावा देना, ये आपका नहीं था। बाकी क्या क्या था, तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को हटाना था, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। नेक्स्ट है 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो वित्तीय क्षेत्र से यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बैंकों को नियंत्रक से नियामक में बदल गई, सही बात है। निजी क्षेत्र के बैंक में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, सही है। ब्याज दरों को धीरे धीरे नियंत्रण मुक्त किया गया, तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1991 में एलपीजी सुधारों को अपनाने का प्रमुख कारण क्या था, इनमें से कौन कौन से थे, तो कारण क्या था यहाँ पे भुगतान संतुलन का संकट चल रहा था उस समय, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट था, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा था और उच्च यानी हाई इन्फ्लेशन था, यहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का दबाव था। तो चारों का चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1991 का एलपीजी सुधारों को अपनाने का प्रमुख कारण ये सारे थे। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर देखेंगे, 64 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 64 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए देखा है यहाँ पे उदारीकरण का हो जाएगा ऑप्शन 2, उद्योग पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, निजीकरण हो जाएगा आपके यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश करना और भूमंडलीकरण हो जाएगा आपका विदेश फर्मों का प्रवेश हो जाएगा। क्या क्या है आपका, उदारीकरण हो जाएगा आपका उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम करना, निजीकरण हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश करना और भूमंडलीकरण हो जाएगा आपका विदेशी फर्मों का प्रवेश होना। नेक्स्ट है 65 नंबर, 65 नंबर आपको बताना है असर्शन रीजनिंग। 65 का पहला आपका उदारीकरण की नीति ने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया, सही बात है। इसका उद्देश्य क्यों हटाया, क्योंकि इसका उद्देश्य नौकरशाही विलंबता को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना था, सही बात है। रीजन ये आपका व्याख्या भी एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिशों ने प्रभावित किया था, तो किसने प्रभावित किया था, ये था आपका नरसिम्हन समिति हो जाएगा। 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिश ने प्रभावित किया, तो नरसिम्हन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय को ऋणदाता के रूप में जानी जाती है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका IMF हो जाएगा। याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो आपका भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जानी जाती है, तो IMF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने भी IMF से ही लोन लिया था। विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा यहाँ पे विश्व बैंक के संदर्भ में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही है आपका ऑप्शन बी और सी आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन 2 और 3 सही है।
विश्व बैंक जो आपका ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये आपका ये काम नहीं करता है, ये आपका IMF करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ शामिल होते हैं, सही बात है। इसमें IBRD और आपका IDA शामिल होता है, और इसका प्राथमिक ध्यान जो है बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइए रिवाइज कीजिए यहाँ पे कि वर्क फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, यानी वह फैक्टर बताना है जो कि आपका रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में। तो कैपिटल चाहिए यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, इंटरप्राइज चाहिए और आपका लैंड चाहिए। चारों का चारों यहाँ पे चाहिए हमको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं होता है, यहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन एंड इकोनॉमी, वहाँ पे कंपटीशन तो और ज़्यादा होगा। तो यही आपका बी गलत है। यहाँ पे को एग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। प्लानिंग गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग भी करती है और एफर्ट करती है सोशल जस्टिस हो। नेक्स्ट है, एक बुक है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये आपका जेम कीन्स के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा जेम कीन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1991। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था इसमें, तो यहाँ पे कौन सा नहीं था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट करना। ये आपका इसी को तो ख़त्म किए थे हम लोग, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को ख़त्म किए थे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अंडर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, यानी बताना है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए हम लोग क्या क्या किए थे। तो RBI को जो है सोल रोल जो है शिफ्ट कर दिया, RBI का रोल जो आपका शिफ्ट कर दिया कंट्रोलर से, कहाँ पे, रेगुलेटर, कंट्रोलर से आपको रेगुलेटर बना दिया। और यहाँ पे FDI जो था आपका अलाउ किया गया 74% इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में FDI 74% तक किया गया था, ठीक है। और क्या है, इंटरेस्ट रेट को क्या किया, डीरेगुलेट किया ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को भी डीरेगुलेट किया गया, कम किया गया। ऑप्शन 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर मेजर रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ LPG रिफॉर्म। हम लोगों ने LPG रिफॉर्म का मेजर रीजन क्या क्या था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, सही बात है पहला। दूसरा है डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा खत्म हो रहा था, इन्फ्लेशन भी हाई था उस समय, और प्रेशर जो था इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रेशर था। तो चारों का चारों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिबरलाइजेशन क्या था, यहाँ पे रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री, ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, और ग्लोबलाइजेशन क्या था आपका, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म जो एंट्री करेगा उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे PSU का, प्राइवेटाइजेशन होगा, और लिबरलाइजेशन होगा आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम करेंगे। असर्शन रीजनिंग क्या है कि द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन रिमूव्ड यूजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर मेनी इंडस्ट्री, यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो आपका इंडस्ट्री के लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है, और यहाँ पे जो है आपका ब्यूरोक्रेटिक डिले को कम करना और इफिशियंसी को बढ़ाना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये। नेक्स्ट है, विच कमिटी रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल लिबरेशन पोस्ट 1991, यानी कौन सी कमेटी जो आपका रिकमेंड करती है कि इन्फ्लुएंस करती है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन पोस्ट 1991। तो ये आपका नरसिम्हन कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा, नरसिम्हन कमेटी। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, किसको मानते हैं, फॉर द कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का बात करेंगे तो RBI हो जाएगा, और वर्ल्ड की बात करेंगे तो IMF हो जाएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है जहाँ पे अगर आपके पास कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया तो IMF जो है लोन देता है अपने शर्तों पे। वर्ल्ड बैंक क्या है, अभी हमने देखा कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है कंट्री फेसिंग फिजिकल क्राइसिस, ये आपका IMF देता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक नहीं देता है। इट कंप्राइजेज द इंटरनेशनल बैंक फॉर, इसमें क्या आएगा, IBRD आएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA आएगा। और इसका प्राइमरी फोकस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन यानी 69 नंबर से कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।